हेलो एवरीवन, सोशल सफेयर बाय वनीता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं फिर से, दैट इज़ रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। आप ये बात याद रखिए कि हमारे इलेक्शन में कुछ सीट्स जो हैं वो रिजर्व होती हैं फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। पार्ट 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अंडर आर्टिकल 330 टू 342A कि रिजर्वेशन की प्रोविज़न होनी चाहिए। तो उसी के ही अंडर इस चीज़ की बात की गई है कि हम डिप्राइव्ड क्लासेस को भी रिजर्वेशन देंगे। अब जब इनको रिजर्वेशन देनी है इलेक्शन में, तो वो रिजर्वेशन देने का काम किसका है? डिलिमिटेशन कमीशन का। इसके लिए डिलिमिटेशन एक्ट को फॉर्म किया गया 2002 में। अंडर आर्टिकल उसके किसके अंडर इसकी डिलिमिटेशन है? 2002 में इसको दोबारा से कुछ चेंजेस के साथ इंट्रोड्यूस किया गया। इसका मतलब ये नहीं कि पहले नहीं था, ये था। दैट वी विल कम डेफिनेटली, आई विल टेल यू। अब ये क्या कहता है डिलिमिटेशन एक्ट 2002 का कि आर्टिकल 82 से 170 के अंडर हम इस कमीशन को राइट देते हैं कि वो इंडिया का पूरी कंट्री का छोटी छोटी टेरिटरीज़ में वो उसको डिवाइड कर दे, और जहाँ उसका दिल करेगा, जहाँ उसको लगेगा, कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स को दिमाग में रखना पड़ता है कि इनको रिज़र्व करना है सीट्स को, वो वहाँ पे उन सीट्स को रिज़र्व करेगा। सी फॉर किस पर्पस के लिए सीट्स रिज़र्व हो रही हैं? या तो पार्लियामेंट के जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं जिसको हम हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, या हम लोग स्टेट्स के लिए करते हैं, ओके, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी हम इसको करते हैं। देन अभी जो डिलिमिटेशन एक्ट के अंडर कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिवीजन हुई है फॉर जनरल इलेक्शंस एंड फॉर द स्टेट असेंबली इलेक्शंस, वो हुई है ऑन द बेसिस ऑफ द 2001 सेंसस। एंड 330 आर्टिकल टू 332 प्रोवाइड करता है रीफिक्स करना सीट्स को फॉर रिजर्व कैटेगरी। मोस्टली जो ये सीट्स होती हैं ना, ये रोटेट करती रहती हैं कि अगर इस बार इस एरिया की ये सीट को रिजर्व काउंट किया गया तो हो सकता है अगली बार वो आसपास के किसी एरिया में घूम जाए। देन रीफिक्सिंग अभी जो चल रही है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ 2001, और इससे पहले किसके बेसिस पे थी? ऑन द सेंसस ऑफ 1971। अब फिर से रीफिक्सिंग शेड्यूल्ड है जो कि की जाएगी इन द ईयर 2026 में, ओके। और ये भी इम्पॉर्टेंटली याद रखना है कि चाहे कोई भी सीट रिज़र्व की गई हो, लेकिन वहाँ पे रहने वाला हर एक एलिजिबल वोटर जो 18 इयर्स या उससे अबव की एज का है, वो सब एलिजिबल हैं टू कास्ट देयर वोट। फर्दर क्या बात करता है डिलिमिटेशन कमीशन 2008 का? क्या बात करता है कि अभी तक सीट्स कैसे डिवाइडेड हैं। 412 सीट्स जो हैं वो जनरल कैटेगरी की रहेंगी फॉर लोकसभा इलेक्शंस, 84 सीट्स किसके लिए हैं? फॉर शेड्यूल कास्ट्स के लिए, और 47 सीट्स किसके लिए रहेंगी? फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। साथ ही इस बात को भी दिमाग में रखिए कि हर जगह पे शेड्यूल ट्राइब्स नहीं होते हैं, ट्राइबल एरियाज़ में ही वो ज़्यादातर पाए जाते हैं। अब जैसे हरियाणा में लोकसभा की 10 सीट्स हैं जिसमें से 2 रिज़र्व्ड हैं, ऐसे ही झारखंड में 14 सीट्स हैं, लेकिन उनमें से 5 सीट्स जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड हैं, वेयरएज 1 सीट जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है। और हरियाणा की जो 2 सीट्स हैं वो किसके लिए रिजर्व है? शेड्यूल कास्ट के लिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है शेड्यूल ट्राइब्स जैसा, तो वो सीट वेकेंट है। अब वहाँ पे कोई शेड्यूल ट्राइब के लिए एलोकेशन नहीं की गई है सीट्स की। तो ये 2 एग्जांपल्स देके मैं आपको ये समझा रही हूँ कि डिपेंड करता है कहाँ पे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंगली सीट्स को जो है वो डिवाइड किया जाएगा। अब जब डिवीज़न होती है तो क्या चीज़ें माइंड में रखी जाती है? पहले सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि एससी या एसटी पर पॉपुलेशन की ज़्यादा नंबर कहाँ है, मतलब इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल किधर हैं। फिर जो रिज़र्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं वो रोटेट होती हैं हर बार, जैसे आपको पहले भी बताया था कि इस बार इधर है तो अगली बार इट विल बी चेंज। एक और रिजर्वेशन की बात हो रही है जैसे कि वुमेन रिजर्वेशन, जिसका बिल ऑलरेडी पास हो गया है, और ये कहा गया है कि 2029 के जनरल इलेक्शन में 1/3 रिजर्वेशन जो है फीमेल को लोकसभा में मिल जाएगी, विधानसभा में भी मिल जाएगी, और लोकल लेवल या पंचायती राज में ऑलरेडी उनके पास रिजर्वेशन है अप टू 50%। एंड जो डिलिमिटेशन एक्ट है उसको सबसे पहले बनाया गया था 1952, 1962 एंड देन 1972 में।
इस चैप्टर में आगे प्रोसीड करते हुए हम पिकअप करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। आप सबको पता है इसका मतलब होता है राइट टू वोट। अब राइट टू वोट का क्या है आगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है अंडर आर्टिकल 326 यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज फॉर द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। इसमें डायरेक्ट इलेक्शंस हैं, जो भी 18 इयर्स या अबव के हैं उन सबको राइट टू वोट मिलेगा। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, रीजन, जेंडर एटसेट्रा। जिसने भी 18 ईयर की एज अटेन कर ली है वो सब एलिजिबल हैं वोट कास्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, या हम बोले आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ, या हम बोले एडवांटेजेस, तो एक ही बात है, एक ही मतलब है। सबसे पहले है ये प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ द कॉमन पीपल या सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। अब देखो, सरकार को पता है कि लोगों के पास कुछ राइट्स हैं, कुछ लिबर्टीज़ हैं। अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा काम कर देती है तो जिसके कारण हमारे राइट्स और लिबर्टीज़ हर्ट होते हैं या अफेक्ट होते हैं किसी तरह से भी, तो ये श्योर है कि हम अगली बार से कभी भी गवर्नमेंट को सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये सरकारें जो हैं ये कंसिडर करती हैं और श्योर करती हैं कि लोगों के राइट एंड लिबर्टी को किसी तरह से लिया ना जाए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके लिए, जैसे कि 1975 में जब इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी, तो फिर जब इलेक्शंस हुए थे तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट, कांग्रेस हार गई थी क्योंकि उन्होंने लोगों के राइट्स एंड लिबर्टीज़ जो हैं उनको छीन लिया था उनसे। तो अगर आपके पास राइट टू वोट का हक है तो आप उस सरकार को दोबारा लेके नहीं आते हो जो आपके हक आपसे छीन लेती है। फिर पॉलिटिकल एजुकेशन। अब लोगों में बहुत सारी पॉलिटिकल एजुकेशन भी आती है। हम डिफरेंट पार्टीज़ के बारे में एक्सप्लोर करते हैं, हमें पता चलता है कि ऑल द पार्टीज़ बेसिकली सेम ही होती हैं। उनकी चाहे उनके मैनिफेस्टो में कुछ भी एक बात इधर की उधर की गई हो, लेकिन सब आपस में फ्रेंड्स ही होते हैं। तो हमारे को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, अगर मैं वोट कास्ट करने जा रही हूँ तो मैं बड़ी एश्योर होके जाऊँगी कि मैंने जिसको वोट कास्ट करनी है वो मस्ट बी लिटिल बेटर देन द अदर्स। वो मेरे लिए दूसरों से तो थोड़ा बेटर ही करने वाले हैं। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट अगली बात कहती है प्रमोट्स यूनिटी। अब जब इलेक्शंस आते हैं तो सब लोग आपस में यूनाइट हो जाते हैं और वो वैसी गवर्नमेंट लेके आते हैं जो हमारी वेलफेयर के लिए काम करे। अगर गवर्नमेंट हमारी वेलफेयर के लिए काम ही नहीं कर रही है तो फिर वही बात है कि हम उसको दोबारा से इलेक्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट लोगों की वेलफेयर के लिए काम कर रही है तो बार बार लोग उसको इलेक्ट करेंगे ताकि वो काम में कहीं भी प्रॉब्लम ना आए। देन हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो बढ़ती है क्योंकि हमें भी कोई पूछ रहा है, हमारी भी कहीं से है। हम गवर्नमेंट बना रहे हैं अपनी वोट कास्ट करके, बिना हमारी वोट कास्ट हुए गवर्नमेंट बन ही नहीं सकती है। तो लोगों में राइट टू वोट है तो मेरी एक ही वोट है ना, फिर मैं क्यों जाऊँ डालने, नहीं तो मैं तो आराम से घर बैठ जाऊँ कि क्या से इसकी 1 वोट से क्या फ़र्क पड़ता है। बट नहीं, मेरी रिस्पेक्ट बढ़ रही है भाई। आई एम अ एलिजिबल वोटर ऑफ द कंट्री। मेरे को ये हक मिला है जो सबके पास नहीं है। मुझे ये राइट दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से जो सबके पास नहीं है कि आप अपनी वोट कास्ट कीजिए और कंट्रीब्यूट कीजिए। अल्टीमेटली वही गवर्नमेंट बनेगी जिसको हम चुनते हैं। सो इसीलिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी एनहेंस करता है, इंक्रीज़ करता है। देन फॉलो प्रॉपर लॉज। अब इसका क्या मतलब है फॉलो प्रॉपर लॉज? कौन लॉ फॉलो कर रहा है? वो हम लोग कर रहे हैं। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को जब इलेक्ट करते हैं तो वो हमारे बिहाफ पे जाके लॉज बनाते हैं बैठ के लेजिस्लेचर पे। वो ये भी ध्यान रखते हैं कि लॉ ऐसा बने जिससे हमें फ़ायदा हो रहा हो। इसीलिए अल्टीमेटली वो लॉज फिर हम फॉलो करने लगे हैं, है ना। हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया, वो लेजिस्लेचर में जाएगा, वहाँ जाके वो लॉ बनाएगा और वो किस पे इम्प्लीमेंट हो रहा है? हम पे। तो वो वही लॉज बनते हैं जिनको हम लाइक करते हैं। फेथ इन बीइंग सॉवरेन। अब सॉवरेनिटी को बीइंग सॉवरेनिटी क्यों? इंडिया ने जब आज़ादी ली तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा प्रिएम्बल हमें क्या दे रहा था?
सॉवरेनिटी, यानी कि हमारे पास अधिकार है अपने देश के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का, और हम किसी बाहरी ताकत का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को यूज़ करना, ये इलेक्शन एक देश में कंटेस्ट होना, इस चीज़ को और स्ट्रेंथन करता है कि भारत एक सॉवरन देश है, क्योंकि हम लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार को बनाते हैं बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। इलेक्शन कैसे कंटेस्ट होंगे, क्या पैरामीटर्स होंगे, किसको एलिजिबिलिटी देनी है राइट टू वोट की, किस पर्सन को आपने एज अ कैंडिडेट कंटेस्ट कर सकता है, वो नहीं कर सकता है, ये सब चीज़ें किसमें हमारी जो हैं बेस्ड है, दैट इज़ बेस्ड ऑन द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रीएम्बल ऑफ द कंट्री। इसी के साथ ही हमारे मेरिट्स जो हैं वो फिनिश होते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक पिकअप करते हैं विद द demerits of the universal adult franchise, या arguments against the universal adult franchise, या disadvantages against the universal adult franchise। पहला पॉइंट बोलता है लेस एजुकेशन। अब मैं वैसे अगर लेस एजुकेशन बोल ही चुकी हूँ, हेडिंग रीड करते हुए, तो ये भी गलत नहीं है, क्योंकि लोग कम पढ़े लिखे होते हैं तो उनको कोई भी बहकाता है, कुछ भी कहता है, वो उसी तरह से वोट कास्ट करके आ जाते हैं, वो अपना दिमाग लगाते नहीं हैं। और सेम अगर मैं इस पॉइंट की अगर बताती हूँ आपको एक्सप्लेनेशन की लेस पॉलिटिकल एजुकेशन, तो देखो हर किसी का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं होता है। अगर हम लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो डेफिनेटली हम आगे आगे और एक्सप्लोर करेंगे, तो हमारी एजुकेशन इंक्रीज हो जाती है, हमें समझ आता है कि हमने इस पार्टी को देना, इट इज़ लिटिल बेटर देन दैट, या इस पर्सन को देना है, इट इज़ लिटिल बेटर देन द अदर वन। में भी मेरे को पार्टी पसंद हो लेकिन पर्सन पसंद ना हो, मैं अपनी वोट कास्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने मेरी फेवर में काम नहीं करना है। तो अगर मैं इतनी वाइज हूँ, इतनी विजिलेंट हूँ, तो मैं देश की तरक्की के लिए ही सरकार बनाने के लिए अपनी वोट कास्ट करूँगी। लेकिन अगर मैं इतनी वाइज ही नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं, मेरे लिए 10 लोग खड़े हैं यहाँ पे, हैं 12 हैं, सारे के सारे एक समान है मेरे लिए, एवरीवन इज सेम, मैं किसी को भी अपनी वोट कास्ट कर दूंगी। मुझे लगेगा क्या है, वोट ही कास्ट करके आनी है, चलो जाओ अपना वोट कास्ट करके मैं आ जाती हूँ। देन नॉट अ नेचुरल राइट। देखो बाकी हम लोगों को नेचुरल राइट्स मिलते हैं, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमें भी मिल रहे हैं, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स एलियंस को भी मिल रहे हैं। एलियंस मीन्स वो लोग जो दूसरी कंट्री से यहाँ आ रहे हैं, लेकिन ये कोई नेचुरल राइट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को मिल रहा है जो लोग सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैं। अगर आप भारत के ही सिटीजन्स हो तभी आपके पास राइट टू वोट है, अदरवाइज नहीं है। देन वेरी एक्सपेंसिव सिस्टम, इलेक्शंस होते हैं, ये सिस्टम इतना एक्सपेंसिव है कि इट इज़ हैवी ऑन द पॉकेट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। हमारे ही देश के लोगों के ऊपर ये पॉकेट पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जितनी भी उन्होंने लिमिट सेटअप की है इलेक्शन कमीशन ने कि इससे ऊपर आप लोग स्पेंड नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल लोग इससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, मतलब हम सोच भी नहीं सकते कितना करोड़ों में इसमें पैसा लग गया होगा। अगला पॉइंट ये कहता है लीड्स टू करप्शन। अब करप्शन तो है, देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लिकर के लिए या किसी मनी के लिए या किसी और चीज़ के लिए जाके वोट कास्ट करके आ जाते हैं, जिसके कारण कि जो हमें फेयरनेस चाहिए इलेक्शन में वो नहीं आ पाती है। इसीलिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से आपके करप्शन को इंक्रीज़ मिलता है। देन वोट बैंक पॉलिटिक्स है, मैं आपको फ्री बिजली दे दूंगा, फ्री पानी दे दूंगा, फ्री गैस दे दूंगा, फ्री की चीज़ें जो है वो क्या है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है अच्छा फ्री में मिल रहा है तो दें। अटल बिहारी वाजपेयी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लेट मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कहा था कि अगर तुमने अपने सिटीजन्स को कुछ फ्री में देना है तो वो होनी चाहिए एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज। लेकिन अगर आप उनको बिजली पानी ये चीज़ें फ्री में दोगे तो वो लोग कभी काम नहीं करेंगे और ऐसा देश कभी ग्रो नहीं कर सकता है। और ये फैक्ट है, अगर आप इस चीज़ को बड़ी डिटेल में सोचें तो ये फैक्ट है कि हमें एजुकेशन दे दो फ्री में, हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ हमें फ्री में होनी चाहिए, है ना। बट अगर हम ये सोचें गैस फ्री में दे दो तो फिर हम कमाने के लिए क्यों जाएंगे, जब हमें राशन मिल रहा है, हमें गैस मिल रही है, तो उस वे में कंट्री जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता। लेकिन आजकल की पार्टीज़ का पॉलिटिक्स यही है, वो इसी तरह से ही राजनीति करते हैं, वो लोगों
लोगों को फ्री की चीज़ें बांटते हैं और बहुत सारे लोग इस चीज़ में वोट भी कास्ट करते हैं। और फिर उसके बाद बहुत एग्जांपल्स हैं, मैं नेम लेके नहीं बता सकती कि इस स्टेट में उन्होंने ये प्रॉमिस किया तो देखो जी 10 सालों में कहाँ का कहाँ चला गया। ये अभी रिसेंट बहुत चल रही है इस न्यूज़ को, आप समझ सकते हैं कि कहाँ का कहाँ चला गया है। तो वो भी एक फैक्टर है, अगर फ्री ना दो तो ये चीज़ें नहीं होंगी, आपके पास पैसे होंगे फॉर द मेंटेनेंस। ठीक, नेक्स्ट इज मिसयूज ऑफ रिजर्वेशन कोटा। अब रिजर्वेशन तो इसलिए दिया गया था ताकि इन कैटेगरीज की भी से हो, वरना हमारी सोसाइटी में जब 4-4 सिस्टम था तो हम लोग क्या करते थे, इन लोगों को थोड़ा सा साइड लाइन कर देते थे कि नहीं ये हमारी सोसाइटी का पार्ट नहीं है। लेकिन अब रिजर्वेशन जब इनको दी गई है तो उस टाइम पे क्या किया जा रहा है कि इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, लेकिन इसका तो उल्टा यूज़ हो रहा है। देखो हमने इतने लोग रिजर्व्ड कैटेगरी के ओबीसी एससी एसटी अपनी पार्टी के जो हैं उनको हमने वोट दे दिए, उसके लिए टिकट दे दिए कंटेस्ट करने के लिए। तो ये तो मिसयूज़ कर रहे हैं ना रिजर्वेशन का कि इनको रिजर्व क्लासेस की वोट आ जाए, जबकि रिजर्वेशन इसलिए थोड़ी ना इंट्रोड्यूस हुई थी। रिजर्वेशन तो उनके स्टेटस को अपलिफ्ट करने के लिए इंट्रोड्यूस हुई थी। फिर लो वोटर टर्नआउट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं उस दिन की छुट्टी मनाते हैं और घर से बाहर निकल के आते ही नहीं हैं, मज़े से अपने घरों में सोए रहते हैं या पार्टी करते हैं, जिसके कारण वोटर टर्नआउट लो हो जाता है और जो गवर्नमेंट बननी चाहिए वो बन नहीं पाती है। तो इसीलिए बाद में कोई फिर ब्लेम कर नहीं सकता है कि देखो ये गवर्नमेंट चाहिए थी ये बनी नहीं। तो इसके साथ ही हमारे डिसएडवांटेजेस भी फिनिश होते हैं। और अब हम बात करते हैं वोटिंग बिहेवियर की। अब वोटिंग बिहेवियर क्या होता है? वोटिंग बिहेवियर, अगर मैं वोटिंग बिहेवियर बोल रही हूँ या मैं इलेक्टोरल बिहेवियर बोल रही हूँ, यानी इलेक्शन के टाइम पे हम लोग कैसे बिहेव करते हैं, वोट करने के टाइम पे हमारा क्या बिहेवियर होता है, या मैं इसे पॉलिटिकल बिहेवियर बोलती हूँ, तो हम एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं, वन एंड द सेम थिंग। तो बेसिकली वोटिंग बिहेवियर क्या है? वो फैक्टर्स को स्टडी करना जो एक वोटर को इन्फ्लुएंस करते हैं टू कास्ट देयर वोट्स। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो एक वोटर जब पोलिंग बूथ पे जाता है अपनी वोट कास्ट करने के लिए तो वो डिसाइड करता है कि मैं इसको वोट करूँगा या उसको वोट करूँगा। इन फैक्टर्स में या इन डिटर्मिनेंट्स में हम सबसे बड़ा फैक्टर मान के चलते हैं कास्ट को। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कॉमन कास्ट का कोई पर्सन कंटेस्ट कर रहा है तो पीपल प्रेफर करते हैं अपनी ही कास्ट के लोगों को वोट कास्ट करना। रिलीजन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है एक वोटर के माइंडसेट को सेट करने के लिए कि मैंने किसको वोट कास्ट करनी है। अगर वो पंजाबी है तो वो कहेगा हाँ जी ठीक है मैं तो पंजाबी हूँ, मैं भी पंजाबी को ही वोट कास्ट करूँगा, कोई बाहर से आ गया तो मैं उसको वोट कास्ट क्यों करूँ। अगर वो गुजराती है तो वो कहेगा ठीक है मैं भी वोट कास्ट गुजराती को ही करूँगा, मैं बाहर से आए किसी पर्सन के लिए वोट कास्ट क्यों करूँ। तो आपका अपना रिलीजन क्या, धर्म है क्या, रीजन है, ये दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। लैंग्वेज जो है वो भी बहुत मैटर करता है, आप कनेक्ट कर पाते हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि आपके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जहाँ जहाँ भी जाते हैं वो उन्हीं की लोकल लैंग्वेज में एटलीस्ट 1 या 2 सेंटेंस बोलते हैं ताकि वो कनेक्ट हो सकें लोगों के साथ। तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लोग हमारी लैंग्वेज बोलते हैं, हम उनके साथ अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं तो हम उनको वोट कास्ट करना प्रेफर करते हैं। रीजन को मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। रिलीजन के साथ आगे चलते हैं, पर्सनालिटी कैसी है। हम अपने आइकॉनिक लीडर्स को भी बहुत ज़्यादा जो है अप्रिशिएट करते हैं। अगर लीडर की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है तो डेफिनेटली हम उसको अपनी वोट कास्ट करेंगे। इसके साथ साथ कम वोट में दूसरा पर्सन कैसा भी हो, लेकिन आप अगर किसी को बहुत शिद्दत से चाहते हैं लीडर को तो आप उसका वोट बैंक बन के रहोगे, छोड़ोगे नहीं। मनी बहुत रोल प्ले करता है। मनी चाहे कैंपेनिंग के लिए यूज़ हो रहा है, चाहे लिकर या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ हो रहा है, हर केस में मनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ कास्टिंग द वोट। हो सकता है कई बारी लोग पैसे लेते हैं और उन पैसों को लेकर ही वो वोट कास्ट कर सकते हैं, ये भी फैक्टर हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कोई रिच पर्सन है तो पार्टीज उसी को ही अपनी टिकट दे देते हैं ताकि उसके एंड से हमें फंड्स भी मिल जाएं। देन परफॉर्मेंस ऑफ रूलिंग पार्टी भी बहुत मैटर करता है। अगर उनकी पॉलिसीज़ हमें अच्छी लगती हैं तो जब हम वोट कास्ट करने जाएंगे उनकी फेवर में करेंगे। अगर हमें उनकी पॉलिसीज़ पसंद नहीं है तो जब हम वोट कास्ट करेंगे तो हम ये पक्का ध्यान में रखेंगे कि अच्छा आप लोगों ने हमारे फेवर में काम नहीं किया, अब अगली बारी वोट आपको हमने नहीं देनी है।
जैसे आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया था, 1977 में कांग्रेस की गवर्नमेंट हार गई थी बिकॉज ऑफ इमरजेंसी, है ना। तो इस तरह लोग जो हैं परफॉर्मेंस देखते हैं, अगर वो उससे पसंद नहीं आते तो उनको वो नेक्स्ट टाइम वोट कास्ट नहीं करते हैं। ये तो पॉलिसीज़ के साथ रिलेटेड हो गया, लेकिन बहुत सारी और भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं एक वोटर को टू कास्ट देयर वोट, उसके बिहेवियर को। जैसे कोई अच्छा लीडर है, उनका मर्डर हो जाता है या उनकी डेथ हो जाती है, तो सिंपैथी वेव उनके जो है फेवर में चल पड़ती है, जिसको हम एक पॉलिटिकल इवेंट भी मना लेते हैं एज अ अफेक्टिंग द बिहेवियर ऑफ अ वोटर। फिर हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक जो इवेंट्स हैं उनकी बात करते हैं, कंडीशंस की। अगर शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाए, जैसे अनियन एक बहुत ज़्यादा टॉपिक रहता है इंडिया में, वो हो जाए तो गवर्नमेंट्स तो उसी बेसिस पे हार जाती हैं, है ना। एंटी इनकम्बेंसी यानी कोई ऐसा फैक्टर जो सरकार के अगेंस्ट जा रहा है, लोग वोट कास्ट कर देंगे। फिर कैंडिडेट ओरिएंटेशंस जो हैं वो भी फैक्टर होते हैं। इलेक्शन कैंपेन आप कैसा कर जाओ, अगर आप लोगों को मिसलीड कर गए हो तब भी आप इलेक्शन जीत सकते हो, तो वो कैंपेनिंग के ऊपर आपका बहुत डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप कौन सी पॉलिटिकल फैमिली से आ रहे हैं। कई बार तो लोग हमारी कंट्री के ऐसे हैं कि वो ये नहीं देखते पर्सन इज एलिजिबल और नॉट, लेकिन वो कहते हैं हाँ जी ये तो वो पुरानी पार्टी है, उसी के ही लोग हैं, उसका बेटा है, बेटे का बेटा है, इसको तो जिताना ही है हमने। तो ये भी फैक्टर्स जो हैं वो रहते हैं। और हम भूल नहीं सकते कि मीडिया भी लोगों के माइंडसेट को सेट करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमें क्या पता कि क्या हो रहा है बिहार में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में या कर्नाटका में, तेलंगाना में, लेकिन ये मीडिया ही है ना हमारे तक चीज़ें लेके आता है, तो वो हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है उस टाइम। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा। जल्दी ही मिलते हैं एक और लेक्चर के साथ बेस्ड ऑन इलेक्शंस ओनली। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और एजुकेशन कंटिन्यू रखिए। टेक केयर। थैंक यू सो मच।